करूंगी रज्जु भैया के बारे में। भैया हम बातों को बताएं। ज्ञानदायिनी मां शारदे, सम्मानित आचार्य बंधु, आचार्य दीदी और प्रिय भैया बहनों, आज का विषय चित्र देखकर ही स्पष्ट हो गया है आप लोगों को। और हमारे वरिष्ठ आचार्य श्रीमान अनिल जी ने और आचार्य दीदी अंजलि जी आपको पूज्य श्री रज्जु भैया जी के बारे में पर्याप्त जानकारी दी थी। जन्म के बारे में आपको बता ही दिया गया। कब जन्म हुआ था इनका? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा। इनके लिए एक सैनिक ताल। तो रज्जु भैया जन्म के बाद आप ही लोग जैसे साधारण तरीके से पले बढ़े। इनके पिताजी सिविल विभाग के इंजीनियर थे, जिनकी नियुक्ति शाहजहांपुर में हुई थी। और वो राम प्रसाद बिस्मिल जी से बड़े प्रेरित रहते थे, क्योंकि जो सिविल इंजीनियर की कॉलोनी शाहजहांपुर में थी, वहां से पास ही में एक गांव था जिसमें काकोरी कांड के जो वहां पे जो सम्मिलित थे वो लोग आके रुकते थे। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी भी कभी कभी आते थे। उनके पिताजी उनसे मिले थे, तो जब भी जाते थे वहां को उनकी दिन राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर वो थोड़ा नजर रखते थे। नजर इसलिए कि वो कैसे इतने महान बन रहे हैं, इतनी साहस को कैसे मिलती है। तो उन्होंने पाया उनकी दिनचर्या में कि राम प्रसाद बिस्मिल जी 4 बजे भोर में उठते थे और दैनिक क्रियाकलाप के बाद व्यायाम करते थे और अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे। बिस्मिल जी की बात है। वहां से प्रभावित होकर इनके पिताजी ने उस चीज को अपने जीवन में उतारा। ये भी प्रातःकाल 4 बजे उठकर और थोड़ा बहुत व्यायाम और मेहनत। उनका थोड़ा सा रज्जु भैया जी अपने जीवन में उतार पाए। जो हमारे आचार्य जी ने कहा ना कि उन्होंने उनको एंग्लो इंडियन ने गुस्सा मार दिया, तो हमारे रज्जु भैया जी अपने जीवन से ये प्रेरणा दी पूरे देश के बच्चों को, नवयुवकों को, कि हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो उससे हमको, और वो समस्या ऐसी आए कि हम उसमें थोड़ा सा पराजित हो जाए या हमको थोड़ा सा पीछे हटना पड़े, तो इससे निराश नहीं होना चाहिए। आजकल भैया बहनों में आदत होती है ना कि अर्धवार्षिक में कम नंबर आ गया या मासिक परीक्षा कम नंबर आ गया तो गलत तरीके से हम नंबर ले लें या गलत तरीके से नंबर दे दें। हमारे 9वीं और 10वीं के 2 भाई ऐसे बैठे, एक को अंग्रेजी की किताब पढ़ने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो शायद पाठ का नाम भी न पढ़ पाए। लेकिन दूसरे भैया ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि उनको अंग्रेजी सबसे ज्यादा आती है। तो उन्होंने उनकी खूब मदद की, कॉपी से लिख के बता दिया और वो पूरा नंबर पा गए। ये ऐसे लोग बहुत आगे नहीं जाते, ना नकल करने वाले आगे जाते हैं ना नकल कराने वाले जाते हैं। दोनों चीजें हैं। रज्जु भैया का जीवन क्या कहता है कि आपको कहीं शर्मिंदा होना पड़ा तो आप उस घटना को भूलिए मत, उसकी पर्याप्त तैयारी कीजिए और फिर से उस घटना को दोहरा को समय आने पर फिर उसका सफलतापूर्वक सामना करें, जो हमारे विद्या भारती के लक्ष्य में भी लिखा गया है।
कि आने वाली चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सकें। ऐसा नहीं कि भैया से पूछ के अपना अंग्रेजी कर लिया और तैयारी, मान लीजिए आपने नकल कर भी लिया, तो आपको ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि कम से कम उनकी इज्जत तो रख लेते। इतना नंबर आप पाए हैं, आपको अंग्रेजी का पहला पाठ पढ़ने नहीं आएगा, मैं पढ़ाऊंगा, भैया को नहीं पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी किताब लेकर आएंगे वो तो पढ़ेंगे ही। मैं अपने जीवन में मैं अपनी बात शुरू भी कर रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी नकल नहीं की है। जब से शिक्षक का दायित्व संभाला है, किसी को अपने जाने भर में नकल करने भी नहीं दी। इस मामले में बहुत कठोरता से पालन होता है। उसका नतीजा है कि जो भी ज्ञान है वो ठीक, हम आपके बीच में हैं, इतना प्रयास। तो हमारे रज्जू भैया के जीवन से आपको केवल यही सीख लेनी चाहिए कि हम किसी परीक्षा में कम अंक पाते हैं, कोई बात नहीं, अंक कम ज्यादा हो सकते हैं। अगली परीक्षा हमको पता रहती है कि साल में 4 परीक्षाएं होती हैं, तो हमें हर परीक्षा की पर्याप्त तैयारी की जानी चाहिए हमारे द्वारा, क्योंकि आचार्य लोग तो पूरा प्रश्न उत्तर लिखवाते हैं, गलती कहाँ रहती है? हम समय पर से पढ़ते नहीं हैं, हमें दूसरे प्रकार की लालच घेर लेती है। टीवी, मोबाइल, जन्मदिन, त्योहार, शादी ब्याह, मौसम का आलस्य, दोस्तों का कुछ ज्यादा ही दुलार प्यार, हम इनमें समय देने लगते हैं। मूल कर्तव्य हमारा जो है शिक्षा को ग्रहण करना और अच्छा अंक पाना। इसलिए हमने अभी भैया बहनों को कहा था कि आप प्रतिदिन विद्यालय आइए, और जो हमारे द्वादश के भैया बहन वो महीने में कम से कम एक प्रयोग जरूर करें। मान लीजिए साल में 12 महीने होते हैं, नहीं हमने 12 किया, 6 भी प्रैक्टिकल कर लिए, 4 भी कर लिए, तो आपके एग्जामिनर महोदय को हम विद्यालय में बुलाएंगे। हम चाहते हैं कि जो वो प्रैक्टिकल दें आपको, आप प्रश्नोत्तरी में उनसे सर्वश्रेष्ठ छवि बनाने में सफल हो जाए, तभी वो आपको पूर्णांक देंगे। तो इस तरह की जो घटनाएं रज्जू भैया के जीवन में है, तो आप सोचिए कि रज्जू भैया इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्नीस से लेकर 1943 तक छात्र थे, पीसीएम ग्रुप के विद्यार्थी थे, और 39 से लेकर 67 तक वो यहीं पर शिक्षक के रूप में थे, जिसमें प्रवक्ता बने, प्रोफेसर बने। मतलब जिस कमरे में बैठ के वो कभी पढ़ते थे, उसी लेक्चर रूम में बैठ के वो लेक्चर देते थे, उसी प्रयोगशालाओं में उन्होंने प्रयोग करना सिखाया। और आपको जानकारी हो जाए कि अपने देश के जो महान गणितज्ञ थे हरिश्चंद्र जी, उनके साथ वो बीएससी और एमएससी में सहपाठी रहे, क्लासमेट के रूप में। हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं या नहीं? झूसी में हरिश्चंद्र रिसर्च सेंटर है आपको जानकारी? आप लोग जब बढ़िया से पढ़ेंगे और हमें लगेगा कि अब आप लोगों को लेके चलना चाहिए उस इंस्टीट्यूट में। ऐसा नहीं है कि एक नकल करने वाला और एक नकल कराने वाले को मान लें। हम 2 ही बच्चे, 3 ही बच्चे, 4 ही बच्चों को ले जाएंगे, लेकिन जिनको लगेगा कि होनहार हैं, स्वयं के बल पे कुछ करना चाहते हैं, बैसाखी से नहीं, उनको हम वहां लेके जाएंगे, क्योंकि वहां जाने के बहुत से शर्तें हैं। तो ऐसे हरिश्चंद्र जी हमारे रज्जू भैया के साथ पढ़े थे। रज्जू भैया के अंदर एक और खासियत थी, कभी वो लालच और
दो चीजों के शिकार कभी नहीं हुए। 67 के बाद जब उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से त्यागपत्र दिया तो प्रयागराज में वो सबसे पहले नगर कार्यवाह बने। इसी प्रयागराज यानी जो संघ में सबसे छोटा दायित्व होता है नगर कार्यवाह, उसको उन्होंने लिया और विभिन्न पदों पर सेवा देते हुए अपनी और संघ के उच्चतम पद पर पहुंचे। ये उनकी योग्यता का सूचक है। सबसे छोटे पद से विश्वविद्यालय में जब एडमिशन लिया, छात्र के रूप में गए और प्रोफेसर के रूप में वहां से निकले और लालच अगर उनके पास पैसे का होता तो प्रोफेसर के पद पर बहुत अच्छा वेतन मिलता था, उसको वो कभी नहीं छोड़ते। लेकिन समाज और अपने हिंदू जनजागरण के लिए उन्होंने संघ की सेवा करना के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से त्यागपत्र दिया। और उसके बाद अगला उदाहरण क्या था उनके जीवन में, न तो लालच है और न तो घमंड है। इसका जब 1994 में उनको संघ का उच्चतम पद मिला, मात्र 5 वर्ष में ही उन्होंने इस पद को अपने पास न रखते हुए अपने उत्तराधिकारी को सौंपा। ये दूसरा उदाहरण है उनके जीवन का। जिस उच्चतम पद को पाने के लिए लोग प्रयासरत रहते हैं और वहां तक योग्य व्यक्ति ही पहुंचता है, उस पद को 5 वर्ष में ही अपने से अलग भी कर दिया। तो हम सबको ये भी सीखना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा घमंड भी नहीं होना चाहिए और हाँ, स्वाभिमानी होना चाहिए। स्वाभिमान आपका 1 नंबर का होना चाहिए, जगह रहना चाहिए हमेशा। स्वाभिमान भी कैसा कि आचार्य जी को कहने का मौका न मिले तुमको ये नहीं आ रहा है, तुमने नकल करके ये नंबर लिया, या आपका की आदत ठीक नहीं है, आप दूसरे भैया को गलत ढंग से नकल करा रहे हैं। ये किसके ऊपर आपने आरोप लगाया? जानते हैं आपने जाने अनजाने एक घटना की, आपने दूसरे छात्र को जिसको नहीं आता था उसको नकल करा दिया, किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा? ये विद्यालय की गरिमा के लिए केस। और आप अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे तो जीवन में इसका आपको व्यक्ति जो अपने जीवन काल में जो भी कार्य करता है उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इसका मूल्य आपको अपने जीवन में चुकाना पड़ेगा। ऐसे आप क्षमा के लायक नहीं। हो सकता है आपको अपने ही अंकों में से उतना अंक का नुकसान भी देना पड़े, जितना अंक आपने उनके लिए मेहनत किया है उतने का आपको टोटल नुकसान हो जाए, लेकिन मूल्य चुकाएंगे आप। हर अच्छे और गलत कार्य का मूल्य चुकाना ही पड़ता है। और रज्जू भैया ने हमेशा से इस चीज का ख्याल रखा है। उनका जो ज्ञान था, उनकी जो शिक्षा थी, उनकी जो जीवन शैली थी, मूल्यपरक थी। जो करते थे हम तो नहीं देख पाए उनको, लेकिन जो और लोगों ने जिनका सौभाग्य था उनके साथ रहने का, उनके उठने बैठने से लेकर चलने फिरने तक, बोलने के अंदाज से, लोगों से मिलने का अंदाज क्या था, इसको बहुत ध्यान से लोग देखते थे। ऐसी विलक्षण प्रतिभा उन्होंने कहीं देखी ही नहीं थी। लगता था जन साधारण, एकदम साधारण व्यक्ति, कहीं दूर दूर तक घमंड का नाम नहीं था कि हम इतने बड़े पद पर थे। प्रोटोकॉल के तहत जब उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा तो लोगों से उनको कम मिलने दिया गया था, लेकिन जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक था विद्यार्थियों से वो बहुत लगाव रखते थे। हर उम्र के विद्यार्थी उनके पास बिना रोक टोक के कभी भी किसी भी समय आ जा सकते थे, उनसे मिल सकते थे, अपनी बात बता सकते थे। और
यदि किसी विद्यार्थी के साथ कोई समस्या आती थी तो अपना सारा काम छोड़कर, यहाँ तक कि भोजन को भी छोड़कर, सबसे पहले उस विद्यार्थी की समस्या को सुनकर उसका हल करते, सुन के कल छोड़ते नहीं थे, जब देखेंगे ऐसा नहीं करते, उसके सामने ही उस समस्या का हल कर देते। और जब बात उदाहरण प्रस्तुत करने की आई, देखिए तीसरी जगह उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि अपने नन्हे मुन्ने भैया बहनों को शिक्षा के लिए अपना उस जिस जगह पे ज्वाला देवी परिसर है वो जमीन आज के कई अरबों रुपए की होगी, कई अरब की प्रॉपर्टी उन्होंने छोटे भैया बहनों को पुरस्कार स्वरूप में, दान स्वरूप दे दी कि हमारे इस जगह, उन्होंने शर्त क्या रखी कि इस पर जो विद्यालय बने वो हमारी माता जी के नाम, माता जी से वो बहुत उनका लगाव रहता था, इसलिए उनके संघ ने उनके शिक्षा का सम्मान किया और उनकी माता, पूज्य माता जी जो ज्वाला देवी जी, उनके नाम पे उस विद्यालय का नींव रखा और एक शिशु मंदिर और विद्या मंदिर दोनों बच्चों के लिए चलता है। आगे चल के जैसे हमारे आचार्य ने बताया कि रज्जू भैया, मतलब ये हुआ था कि भाई ज्वाला देवी तो ज्वाला देवी के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि रज्जू भैया जिलों की इसके शुरू से अंत तक जो उनका ध्येय था उसको याद कैसे रखा जाए। एक रज्जू भैया शिक्षा प्रसार समिति का गठन किया गया। इस समिति, जो समिति प्रयागराज में 3 विद्यालय संचालित कर रही है, वो प्रयागराज से बाहर भी आपका ये राजा तालाब बनारस के क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे लगभग 10 बीघे का एक भूखंड क्रय कर चुका है जिस पर आवासीय विद्यालय बनेगा और उसमें देर इसलिए लग रही है, उसके लिए इतना फंड जुटाया जा रहा है कि जो भी भैया बहन वहां प्रवेश ले उससे किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए। बात को समझिए, जिस भैया बहन का वहां प्रवेश हो जाए उससे किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए। इस जिम्मेदारी को संगठन तो निभाएगा ही निभाएगा, भैया बहन किस तरह निभा पाएंगे, क्या उस योग्य हो पाएंगे। हम लोग के अंदर क्या संस्कार बना है, हमारे समाज में क्या चलता है, जिस चीज का शुल्क नहीं लिया जाता है उस चीज को महत्व नहीं दिया जाता है। अगर अमेरिका का रिसर्च किया हुआ डॉक्टर यहाँ आ जाए और फ्री में चौराहे पे दवाई दे तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि लोग आजकल पैसे से सब कुछ खरीदने के आदी हो गए। या हमारे देखते हैं सड़कों पर चलते हैं, सड़कों को बढ़िया बनाने में किसी का कोई निजी पैसा लगा है क्या? हमने कभी 100 का नोट दिया है लो इससे सड़क बना देना? नहीं दिया। उसका नतीजा क्या है? उन सड़कों की स्वच्छता को साफ रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो चाहिए उसका पालन नहीं करते। कहीं भी थूक देना, कहीं भी कूड़ा फेंक देना, कहीं भी गड्ढा खोद देना, कहीं भी गंदगी कर देना, ये स्वभाव में आ गया। क्यों? क्योंकि जो चीजें फ्री में मिल रही हैं, मुफ्त में मिल रही है, उनका सदुपयोग नहीं जानते। दुरुपयोग जरूर कर देंगे, ये सदुपयोग नहीं जानेंगे। तो रज्जू भैया का जो विद्यालय बनेगा उसमें इन मूल्यों को भी अपने अंदर समाहित किया जाएगा। आप लोगों से भी आग्रह है कि रज्जू भैया की इस जन्मदिन पर हम लोग ये अपने अंदर दृढ़ निश्चय करें कि हम कभी भी अपने समाज में दूसरों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। कोई कहता है कि आप उनको रोक दीजिए, उनको क्यों नहीं मना कर रहे? हम मना आपको भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आग्रह आपसे है कि अगर आप कर सकें तो इतना करिए कि जो जैसे बढ़िया है उसको बढ़िया बनाए रखिए। विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप अपना पाठ्यक्रम पढ़िए, याद करिए, अच्छी लिखावट बनाइए। कहीं मात्रा में गलती होती है तो आचार्य लोगों से मार्गदर्शन लीजिए, बढ़िया पढ़िए, न नकल करिए न नकल करवाइए। क्योंकि द्वादश के भैया बहनों के लिए अब ज्यादा दिन नहीं है आईने के सामने जाने। जब आप
आपको लगेगा ना कि अब हम उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर चुके, ग्रेजुएट हो गए हैं, अब आपके पास अपने को साबित करने वाला आईना आ जाएगा कि कितना पढ़ा, कितने पानी में हो। कल आपके एक बहन निधि सेठ को लेकर मैं जिलाधिकारी कार्यालय गया था। उन्होंने जो बोर्ड की परीक्षा में इंटरमीडिएट में कक्षा 8 में, कक्षा 12 में 8वां स्थान जनपद में ग्रहण किया था, उसके लिए उनको वहाँ जिलाधिकारी के कार्यालय में और श्रीमान संजय खत्री जी और श्री पीएन सिंह जी जो जिला विद्यालय निरीक्षक है उनकी उपस्थिति में जिला अधिकारी महोदय ने उनको 21,000 रुपए का चेक और एक टैबलेट प्रदान किया और उनके साथ फोटो खिंचाने का सौभाग्य मुझे भी मिला। यानी कि मेहनत बहन निधि सेठ ने किया और सम्मान मेरा बड़ा, विद्यालय का नाम लिया गया वहां। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको भी वैसे ही बनना, लेकिन इस तरह तो नहीं बन पाएंगे। क्यों बन पाएंगे? क्या आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती, लेकिन आप अंग्रेजी नकल करिए। मैं पढ़वाऊंगा यही किताब, मैं बुला दोनों जगह से पढ़वाऊंगा, क्योंकि एक को हिंदी नहीं आती और एक को अंग्रेजी नहीं आती। न एक को तो ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है। और मेरी आदत है कि मैं समुदाय के बीच में ही कोई काम कर, कोई चीज बताता हूँ और किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लोग समझ गए कौन है। वो अपने आप को सुधार लें, नहीं तो यही उन्होंने गलती किया, यही पश्चाताप करना पड़ेगा। तो आज के दिन रज्जू भैया के जन्म दिवस पर मैं इतना ही आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन को साफ और पारदर्शी बनाइए, ताकि जो आईना आपको दिखेगा कि कितना आपने किया। आप इंजीनियर बन सकते हैं, अरे नहीं कुछ पढ़ाई नहीं। अरे आप IAS PCS बन सकते हैं, अरे बाबा बहुत मेहनत पड़ेगी। तो ऐसा ना सोचना। आप जो पाठ्यक्रम पढ़ना से मन से पढ़ेंगे तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए परिस्थितियों से जूझिए, लड़िए और अपने आप को योग्य और समर्थ बनाइए। ये सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि आप अपनी कक्षा में जाइए और आज ही पढ़ाई में जुट जाइए। बोर्ड में जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत समय कम है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो सब कुछ गवा दें, बहुत कुछ पा सकते हैं। बहुत से समझदार लोग हैं, ट्रेन जब निकल जाती है धीरे धीरे रेंगने लग। जय धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। प्यारे भैया बहनों, प्रधानाचार्य जी के इस महत्वपूर्ण शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए और उस बल के दिखाइए। प्रधानाचार्य जी के इन महत्वपूर्ण शिक्षा के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। सैनिक